फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। लास्ट दो क्लासेस में हम लोगों ने चार्ज के संबंध में कूलॉम्स लॉ जो है ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। इनका पहले स्टेटमेंट क्या है, कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, पहले हम लोग इसको जाने, इसके बाद इसको समझेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the force of attraction or repulsion between 2 point charges at rest is directly proportional to product of the magnitude of two charges and inversely proportional to a square of the distance between them. This force acts along the line joining the two charges and depends upon the medium in between the charges. अब देखिए इस स्टेटमेंट में कितने फैक्ट्स इंपॉर्टेंट्स है। पहले इस लॉ को हम लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the force of attraction or repulsion between two point charges at rest is directly proportional to product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. This force acts along the line joining the two charges and this force depends on the medium between the two charges। देखिए इस स्टेटमेंट को रट लेना और समझ लेना, दोनों में बहुत बड़ी डिफरेंसेस। इसमें देखिए कितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मतलब कूलॉम्स लॉ, ये क्या कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट directly proportional to
magnitude of the charges, magnitude of the charges, and inversely proportional to a square of the distance between them. दो फैक्ट्स यहां पर आ गए, चार्ज का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अगर यह चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये चार्ज Q2 और ये चार्ज Q1, तो Q2 पर जो फोर्स Q1 द्वारा जो लगेगा या Q2 द्वारा जो Q1 पर फोर्स लगेगा, ये लाइन ज्वाइन अलोंग दिस लाइन रहेगा, ये नहीं इसको इधर लग जाएगा और इस पर फोर्स इधर लग, ये नहीं। स्टेटमेंट कहता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, यानी इस लाइन के अलावा पॉजिटिव चार्ज है तो ये फोर्स इस पर आएगा इस डायरेक्शन में और ये फोर्स आएगा इस डायरेक्शन, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज। अगला एक्सट्रा हमें दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम, ये दोनों के बीच में मीडियम कैसा उस पर डिपेंड करेगा। तो अब देखिए पहला फैक्ट है, ए में क्या कहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, यानी ए प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दूसरा फैक्ट कहता है ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तीसरा सी कहता है एक्स फोर्स एक्स along the line joining the two charges। डी में क्या कहता है, फोर्स डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू चार्ज। चार्ज एंड ई में फोर्स इज अट्रैक्टिव if the charges are online and repulsive if line। इतने पांच पांच पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, एंड कंबाइनिंग ऑल द अबव फैक्ट्स मे राइट if proportional to Q1 Q2 बटा में एप्सिलॉन R स्क्वायर, जहां पर ये Q1 और ये Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। ये हम जब हटाएंगे कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 बटा में एप्सिलॉन R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये K जो है, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग जो लिखेंगे F is equal vector that will be equal to K Q1 Q2 बटा में एप्सिलॉन R equal and vector where R is equal to magnitude of vector R and unit vector R।
along this line, Q1 to Q2 जो लाइन जा रही है उसके along this वेक्टर। तो अब यहाँ पर समझें कि इसमें कौन क्या है। यहाँ पर K जो है that is constant of proportionality। एप्सिलॉन आर क्या है, ये जो है दिस characterizes the medium between the charges and is called dielectric constant. It is also known as a specific inductive capacity, SIC, specific inductive capacity also, and also called relative permittivity of the vector. For vacuum, free space or air, its value is equal to 1. That is epsilon r equal to 1 for air, free space, vacuum। ये हमारा जो है कूलम्ब्स लॉ। तो इस पर एक वेक्टर फॉर्म में एफ के q1 q2 बाई एप्सिलॉन r r2 इनटू वेक्टर r, दैट इज द, ये ऊपर जितने इफेक्ट्स है सभी पर कंबाइंड इफेक्ट जो है इसी द कूलम्ब्स। अब इस कूलम्ब्स लॉ को देखिए दो तरह से हम लोग दो सिस्टम में डिफाइन करें। ये जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है, एफ हमने लिखा एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटा में एप्सिलॉन r r q r। इसमें हमारा एफ और r ये नोन क्वांटिटी है। ये जो है ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, ये न्यूटन और ये मीटर। ये सीजीएस सिस्टम में टाइम होगा और ये सेंटीमीटर। तो ये डिफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के रूप में इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये सी में जो है ये एफ की वैल्यू जो एफ टाइम में रिप्रेजेंट हो, आर सीएम में हो सेंटीमीटर में, और के का वैल्यू जब 1 लिया जाता है, के इज इक्वल टू 1, तो चार्जेस जो होंगे पीएस ऑफ चार्ज।
यूएस अनुसार ये हमारा इस में जो हमारा कूलम्ब्स लॉ जो होगा इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट ईएसयू में इन ईएसयू कूलम्ब्स लॉ क्या हो जाएगा F इक्वल टू ए का वैल्यू 1 हो जाएगा K1 K2 बटा में एप्सिलॉन R R का पावर 3 R ये होगा ये जो K है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा इन केस सिस्टम में जब हम लेंगे इन SI यूनिट और MKS कूलम्ब्स लॉ क्या हो जाएगा F इक्वल टू ए अब इसमें F क्या होगा F न्यूटन हो जाएगा F क्या होगा F न्यूटन और R क्या होगा दैट विल बी मीटर अब चार्ज को हम कूलिंग में लेते हैं Q1 Q2 ये हमारा कूलम है तो A का वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटली पाया गया दैट विल बी 8.987 into 10 to the power 9 ये एक्सपेरिमेंटली पाया जब ये वैल्यू F को मीटर में लिया गया R को मीटर में लिया गया Q1 को कूलम में लिया गया A का वैल्यू कितना पाएगा इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसकी एमकेएस में A इक्वल टू हम लोग लिखते हैं A इक्वल टू 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन जहां पर एप्सिलॉन इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट तो ये हमारा होता है इसको हम लोग लिखते हैं लगभग 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है दैट विल बी 8.5 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर तो इस फॉर्म में जो कूलम्स लॉ है उसको हम लोगों ने कैसे लिखा F इक्वल टू 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बटा में R2 वेक्टर R ये हमारा जो है इनके सिस्टम में कूलम्स लॉ को रिप्रेजेंट है ये एप्सिलॉन नॉट क्या है दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और एप्सिलॉन R क्या है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ये एप्सिलॉन R जो है फ्री स्पेस के लिए और एयर के लिए 1 ठीक है तो किसी मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R दैट विल बी एप्सिलॉन यानी एप्सिलॉन R इक्वल टू एप्सिलॉन relative permittivity that is the ratio of the permittivity of the medium to that of the free space यानी permittivity of the medium to permittivity of the free space इसका ratio that is epsilon r it has no unit and dimension epsilon r की has no unit and dimensions बोर्ड में ट्वेल्थ बोर्ड में इंपॉर्टेंट होगा सेवन नॉट का डायमेंशन ऑफ यूनिट पूछता तो डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा हमने लिखा ओवर 8 इक्वल टू 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बटा में r ये एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ये कांस्टेंट है ये भी इसका भी कोई डायमेंशन नहीं तो एक एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू या एप्सिलॉन इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू q स्क्वायर बटा में f इनटू r q स्क्वायर क्या है
आई इंटू टी, आई स्क्वायर टी स्क्वायर। फोर्स क्या है, एम एल टी का और माइनस टू, और आर स्क्वायर मतलब कि एल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू एम का पावर -1, एल का पावर -3, टी का पावर 4 एंड आई का पावर 2। दैट इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन। यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट। हमारा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट या क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बटा में एफ इंटू आर स्क्वायर। मतलब क्या, कूलम्ब सी इंटू सी, और बटा में क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क डन, डब्ल्यू इंटू आर। तो ये हो गया सी बटा में डब्ल्यू बाई सी और इंटू आर, दैट विल बी कूलम्ब बटा में वोल्ट इंटू मीटर, कूलम्ब बाई वोल्ट। आगे हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटी चैप्टर में कि चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय यूनिटी, कूलम्ब बाय वोल्ट, दैट इज द फैराड। तो इसको हम एफ बाई एम भी लिख सकते हैं। एफ इज नॉट फैराडे, दैट इज फैराड। इसको याद रखेंगे, पूछता है फैराड पर मीटर इज द यूनिट ऑफ व्हाट, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसका हमारा डायमेंशन हो जाएगा m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4 एंड i का पावर 2 या a का। यूनिट का हो जाएगा न्यूटन, यूनिट हमने लिखा है फैराड पर मीटर। दूसरा यूनिट हो जाएगा न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये लिखे या ये लिखे, तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ है। अब रिगार्डिंग कूलम्ब्स लॉ इज वर्थ नोटिंग दैट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है कूलम्ब्स लॉ का, ये थोड़ा सा हम लोग जाने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, इट इज वर्थ नोटिंग दैट, पहला पॉइंट है कि ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ये इसका यूनिवर्सल नेचर जो है दैट बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट। तो पहला इसकी पॉइंट जो है कि ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। दूसरी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, दूसरा पॉइंट जो होगा, दिस लॉ इज एनालोगस टू, एनालोगस टू न्यूटन्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन। यानी देखिए एफ ई इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, के Q1 Q2 बटा में एप्सिलॉन आर आर क्यू आर, और ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी क्या लिखते हैं, सी m1 m2 और बटा में आर क्यू आर। तो अब देखिए दोनों में डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस है कि दिस फोर्स इज मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव।
दो मास के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दिस फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव एंड दिस फोर्स में बी attractive or repulsive. दूसरा, this force depends upon the medium between the two charges, and this force is independent of the medium. तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फोर्स जो है, जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दोनों प्रेजेंट हो, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए इसकी तुलना में यह बहुत बड़ी फोर्स होती है। आप जैसे देख रहे, दो इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक ही जो हो जाएगा, एफ ई क्या हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। T1 कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एयर का रखा एप्सिलॉन आर वैल्यू 1, तो और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी का वैल्यू होता है 6.67 into 10⁻⁻11। m1 m2 कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.11 into 10⁻31 का इतना का स्क्वायर हो गया। और नीचे में हमारा जो हो जाएगा कितना, ये नीचे में हो जाएगा 10⁻⁷ स्क्वायर। अब देखिए, ये जब हल करेंगे आप, ये फोर्स कितना हो जाएगा, ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स आएगा लगभग 2.3 into 10⁻24 -24, और ये फोर्स कितना आ जाएगा 5.5 into 10⁻⁻67। अब देखिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी बड़ी है, 10⁻⁻24 10⁻67। जब इसको ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, इसको जब हल करेंगे तो 4 पॉइंट कुछ इंटू 10⁻44 के रेंज में होगा। क्या चीज, एफ ई बटा में एफ ई। अब समझिए कि एफ ई कितनी बड़ी, तो जब इतनी बड़ी है 44 10 का पावर 44 टाइम्स जब बड़ी है, तो इसलिए अगर दोनों फोर्स प्रेजेंट है एक साथ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में भी इग्नोर। तो इसका पहला जो है, दूसरा हमने जो बताया कि ये एनालोगस टू ग्रेविटेशनल लॉ है, तो कुछ डिफरेंसेस चाहिए। दूसरा पॉइंट जो होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, this force is in action reaction पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर कहने का मतलब कि अगर दो चार्जेस में फर्स्ट चार्ज सेकंड पर जितना फोर्स लगाता है, उतना ही फोर्स फर्स्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। यानी दो चार्ज, ये Q1 और Q2 जो है, Q1 जितना Q2 पर फोर्स लगाएगा, उतना ही Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक्शन रिएक्शन मोड में ये फोर्स होता है। अगली प्रॉपर्टी जो हुई, this force is conservative, this force is conservative। अब हम लोगों को जानना हो व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस वर्क डन बाय व्हिच ड्यूरिंग ए राउंड ट्रिप इज जीरो, यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव डिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट्स। जितने फोर्सेस हैं आप ये याद रखें, जितने फोर्सेस हैं एक्सेप्ट फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कस फोर्स। Viscous force different, frictional force that force is often by the fluid, either a gas or liquid.
तो फ्रिक्शनल फोर्स के अलावा जितने फोर्सेस हैं ऑल आर कंजर्वेटिव। तो यहाँ पर हमारा यह फोर्स जो है ग्राउंड फोर्स जो है दैट विल बी ऑल्सो कंजर्वेटिव। यानी दो चार्ज, एक चार्ज को Q1 को या Q को अगर यहां से हम इस B पॉइंट A से B ले जाएं, चाहे पथ कोई भी हो, सीधे ले जाएं, ऐसे ले जाएं, यहां से घूम कर ऐसे आए, तो इस B पॉइंट और A पॉइंट ये दोनों के पोजीशन डिपेंड करेगा, न कि पथ पर। तो दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव। अगला पॉइंट जो होगा 5 में, दिस फोर्स इज टू बॉडीज इंटरेक्शन, इंटरेक्शन कहने का मतलब कि फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज is independent of the presence or absence of the third charges। अगर ये Q1 और Q2 जो है, तो Q1 और Q2 के बीच में हमेशा वही फोर्स लगेगा। अगर यहाँ Q3 ये Q4 भी प्रेजेंट हो जाए तो इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। Force between the two charges is independent of the presence or absence of the another charges। नो, कोई डिपेंड नहीं करेगा इस बीच के फोर्स को प्रभावित नहीं करेगा। या Q1 Q3 के बीच जो फोर्स रहेगा Q2 एंड Q4 नहीं सर डालेगा। इट मींस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड इन दिस केस। यानी फोर्स ये कहता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is independent of presence or absence of the other charge। Principle of superposition is valid। Principle of superposition is valid in this case। That is resultant force acting on a charge is vector sum of all the forces exerted by charges। मतलब अगर ये Q1 है, इस पर Q2, Q3, Q4 एंड सो अगर फोर्सेस लग रहे हो तो F इक्वल टू जो होगा दैट मींस रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 एंड सो। सेकंड, थर्ड, फोर्थ द्वारा जो Q1 4 पर जो फोर्सेस लग रहे हैं सबका वेक्टर सम रिजल्टेंट हो जाए। तो ये हमारा टू बॉडी इंटरेक्शन। न्यूक्लियर फोर्सेस है नॉट टू बॉडी इंटरेक्शन। न्यूक्लियर फोर्स में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड नहीं होता। अगला कोई प्रॉपर्टी होगा चार्ज। एयर में दो चार्ज है तो F A इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q1 Q2 और एप्सिलॉन R की वैल्यू होती है 1 R। अगर मीडियम में रखा हुआ है एफ एम इक्वल टू के Q1 Q2 बटा में एप्सिलॉन R R।
तो मतलब एफ ए बटा में एफ एम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो दैट विल बी एप्सिलॉन आर, यानी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ ए और एफ एम इज इक्वल टू एफ ए बटा में एप्सिलॉन आर। कहने का तात्पर्य है कि अगर दो चार्जेस एयर में रखा, उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, अगर वही चार्जेस किसी मीडियम में रख दिया जाए तो हमारा वह फोर्स एप्सिलॉन आर के रेशियो में घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी को हम इस तरह से कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन चार्जेस इन एयर टू फोर्सेस बिटवीन द मीडियम। इसका जो रेशियो होगा दैट विल बी द रिलेटिव परमिटिविटी का ये रेशियो हो जाएगा, इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं है। अगला पॉइंट जो होगा, ये फोर्स का डिफिनेशन जो दिया 2.4, अगर एक्सटेंडेड बॉडी होती है तो वहां पर केयर शुड बी टेकन। अगर ये कोई रॉड है, नॉन कंडक्टिंग है, इस पर चार्ज जो है होमोजेनियसली पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है, इसका लेंथ एल है, यहां पर चार्ज क्यू है और इसके एक एंड से डिस्टेंस डी है। तब अगर पूछा जाए कि इस क्यू और क्यू के बीच में इस चार्ज, इस दोनों बॉडी के बीच में कितने फोर्स लगेंगे, तो ये रहे कि इसके सेंटर पर हम मान लेते हैं, अगर इस रेडियो बॉडी होती centered at its center, but in this case total charge was ये चूंकि यहाँ से दूसरा है, इसका हम कल इसका प्रॉब्लम इस पर बनाएंगे। दूसरा समझो जो प्रिंसिपल ऑफ कहा था, एक क्यू चार्ज यहाँ पर है, ये क्यू चार्ज यहाँ पर है, इसके नेक्स्ट टू यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रख देंगे। अब अगर हम पूछें कि क्यू और क्यू के बीच में अगर फोर्स एफ लगता है तो what will be force when minus q is placed next to this charge q, then what is the force between q and q, आप क्या कहें? According to principle of superposition हमने कहा था this is a two body interaction, दो body interaction है, I don't have no, ये माइनस q रहने क्या मेरे नहीं पता है, तो q और q के बीच में वही फोर्स है जो कि q माइनस q नहीं थे या थे, तो q और q के बीच में एक पहले यह था माइनस q के यहाँ आ जाने से भी q और q के बीच में एक ही लगेगा। अगर नेट फोर्स का, तो नेट क्योंकि q और माइनस q जीरो हो जाएगा तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्योंकि सिंस दिस फोर्स इज टू बॉडी इंटरेक्शंस, तो हमारा अदर चार्जेस रहे या नहीं रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये माइनस यहाँ पर रहेगा q और q के अगर फोर्स एफ लगता था तो माइनस q के रहने से भी यह फोर्स एफ लगेगा। अगर नेट तो चूंकि q और माइनस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसके कारण रिपल्सिव होगा, इसके कारण सेम अट्रैक्टिव हो जाएगा, नेट फोर्स इज जीरो। लास्ट प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम of particles under the charged particles under the action of Coulombian forces alone and never be stable. This is known as
अनसाच फीवर क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज अंडर द कोलम्बियन फोर्स जहां पर फोर्स लग रहे हो तो वह इक्विलिब्रियम कभी स्टेबल नहीं होता। स्टेबल तीन तरह का स्टेबल नहीं था। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका भी प्रॉब्लम करेंगे और जितने कूलॉम्स लॉ चार्जेस के संबंध से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे। थैंक यू।